नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। बलरामपुर जिले में हाथी की मौत मामले की जांच के लिए आज केंद्र से टीम आनी थी, लेकिन इसके पहले ही टीम आकर चली गई और किसी को खबर तक नहीं लगी। दरअसल 11 जून को अतोरी गांव के जंगल में हाथी का शव मिला था। हाथी की मौत कैसे हुई, इसकी जांच के लिए 24 जून को केंद्र से 2 सदस्यीय टीम को आना था, लेकिन जांच टीम एक दिन पहले आई और जांच करके चली भी गई। प्रोटोकॉल के हिसाब से टीम को आज आना था, इसलिए क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज राजपुर पहुंचे, जहां उन्हें जांच हो जाने की बात पता चली, जिसे उन्होंने गलत बताया है। आपको बता दें, इस मामले में डीएफओ का ट्रांसफर होने के बाद 4 अधिकारी भी सस्पेंड हो चुके हैं। ये तो लोगों की जानकारी में रहना चाहिए और मुझे भी खेद है कि हमको भी सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाए, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जांच हो रहा है और जो भी इसमें जिसके द्वारा भी कमी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई हुआ भी है और आगे भी और कार्रवाई हो सकता है। रायगढ़ जिले में लगातार हो रही हाथियों की मौत पर सांसद गोमती साय ने चिंता जताई है। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही को देखते हुए केंद्र सरकार ने लेमरू प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन 1 साल में राज्य सरकार ने इस पर काम नहीं किया, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने हाथियों द्वारा फसल नुकसान पर दिए जाने वाले मुआवजे की दरों को बढ़ाने की भी मांग की है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार को एक पत्र भी लिखा है। इधर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि हाथियों की मौत पर बीजेपी राजनीति कर रही है। भाजपा कार्यकाल में भी लगातार हाथियों की मौत होती रही है, तब बीजेपी ने चुप्पी क्यों साध रखी थी। साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य सरकार एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर गंभीर है और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी जी लेमरू प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए हैं तो निश्चित है राज्य सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। यही सरकार थी जो पहले हाथी कॉरिडोर नहीं बना था, तब केंद्र शासन को भी बोल रहे थे और राज्य शासन को भी बोल रहे थे, लेकिन आज तो कांग्रेस की सरकार है, आज तो करना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सियासत कर रही है। इससे पहले भी हाथियों की मौत हुई है, तब भारतीय जनता पार्टी मौन थी। आज कांग्रेस की सरकार है तो गोमती साय अचानक जागरूक होकर अचानक जाग गई है और इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही। भारत सरकार ने 3 सदस्यों की एक टीम सूरजपुर और बलरामपुर जिले में हुई हाथियों की मौत के लिए जांच के लिए भेजा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से डॉक्टर सिल्वन और डॉक्टर प्रजना पंडा वरिष्ठ साइंटिस्ट प्रतापपुर के गणेशपुर पहुंचे, जहां पर 9 और 10 जून को 2 हाथियों की मौत हुई थी। यहां उन्होंने मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों से बात भी की। केंद्र की टीम मंगलवार को बलरामपुर जिले के बाद देर शाम ही सूरजपुर जिले में भी पहुंचकर अपनी जांच पूरी कर चुकी है। जांच के बाद टीम के सदस्यों ने बताया कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लिया है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। सैंपल आईवीआर में भेजे गए हैं, वहीं से कंफर्म रिपोर्ट आएगी। उन्होंने बताया अभी कोई बीमारी का पता नहीं चला है, अगर पता चलेगा तो पूरे दल में फैल गया होता और इसलिए इसकी संभावना भी कम है। फिर भी आईवीआर की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। दिल्ली से आई टीम अब धमतरी जा रही है, वहां से जांच करने के बाद टीम अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इस मामले में केंद्र सरकार बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए कोरोना होने के बावजूद उन्होंने तुरंत एक कमेटी गठित किया और यहाँ पे हमें भेजा। आईवीआर का जो रिपोर्ट है वो मिलने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या कॉज है। अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसी से ही पता चलेगा फॉरेंसिक रिपोर्ट। शरीर में जो वहाँ पे छठी हाथी की मौत हुई थी वहाँ पे भी हम जांच पड़ताल कर लेंगे। सेंट्रल से टीम जो आई थी, डॉक्टर सेल्वन की पार्टी जो थे, आज ही वाली की जाँच वाँच की मौका जाँच मुआयना की और मौका में किस प्रकार से क्या हुआ था जाँच वाँच करके जो है ग्रामीणों से भी पूछताछ किए, ग्रामीणों से भी क्या क्या कार्रवाई हुआ, कितने कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या किए हैं, पूरी जानकारी लेने के बाद आज ही मान के रवाना हो गया।
नेशनल एलिफेंट प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर और साइंटिस्ट की टीम ने मंगलवार को वन मंडल कोरबा के कुदमोरा रेंज के कठरा डेरा पहुंचकर पिछले 10 दिनों से बीमार चल रहे हाथी का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने इलाज कर रहे विशेषज्ञ डॉक्टरों से चर्चा की और हाथियों के नर्वस सिस्टम में समस्या होने की आशंका जताते हुए डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान टीम द्वारा कुछ ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए गए। टीम अपनी रिपोर्ट अब केंद्र को सौंपेगी। सोमवार को डॉक्टरों ने हाथी के बाएं पैर और गले का एक्सरे भी कराया था, जिसमें हड्डी सही सलामत पाई गई है। डॉक्टरों की काफी कोशिशों के बाद भी हाथी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, जिससे वन विभाग और डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते से अधिक समय से हाथी के जमीन पर बैठे रहने की वजह से उसकी त्वचा भी कमजोर पड़ गई है। जहां जहां पर हाथी के खुद का भार पड़ रहा है, हाथी के मुंह में छाले हो गए हैं, जिसके कारण वो पर्याप्त खाना भी नहीं खा पा रहा है। मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में 2 दिनों के मरवाही दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज लगातार दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात की और बैठक भी ली। उन्होंने सभी को मरवाही चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है, साथ ही एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में हिदायत दी है कि इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बैठक में मोहन मरकाम के साथ पाली तानाखार विधायक मोहित केरकट्टा, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, पीसीसी उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव भी मौजूद थे। हमने इस विधानसभा क्षेत्र के 2 दिनों तक तीनों ब्लॉकों के हमने मीटिंग रखा था, बूथ सेक्टर जोन प्रभारियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का। उनसे जो भी फीडबैक आएगा उस रणनीति के तहत आगे हम काम करेंगे और आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें हम दमदारी के साथ हम बूथ स्तर पर हम लड़ेंगे, क्योंकि हम अगर बूथ जीतते हैं तो हम विधानसभा भी जीतेंगे। मरवाही उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के 2 दिनी दौरे के दौरान मरवाही के पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी के कांग्रेस प्रवेश की चर्चा है। पहलवान सिंह ने मोहन मरकाम से कल मुलाकात की थी, जिसके बाद से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मोहन मरकाम ने पहलवान सिंह की घर वापसी का दावा भी किया और स्वागत भी, लेकिन मुलाकात के चंद घंटों के बाद ही पहलवान सिंह ने साफ कर दिया है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है, बल्कि वो रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस में होने वाले आयोजन में उन्हें आमंत्रित करने के लिए गए थे। पहलवान सिंह ने यह भी कहा कि वो मरवाही के पूर्व विधायक हैं और हजारों लोगों का उन्हें समर्थन है। अगर कभी भी वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो बंद कमरे में नहीं करेंगे। इन सब के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के एक पार्षद शाहिद रईन ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें, पहलवान सिंह मरावी ने 1993 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था और विधायक भी बने थे, लेकिन बाद में साल 2013 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। मरवाही विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय पहलवान सिंह जी हमारे रीति से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश किए हैं और विधिवत अभी मंच में घोषणा होगी, तो मैं उनको कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं और हम उनके हर सुख दुख के हम साथी बनेंगे। हमारे समाज के हैं वो मरकाम जी, मोहन मरकाम जी, तो समाज के नाते और हमारे यहाँ 24 तारीख को महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाते हैं। ये जब से मैं समझदार हुआ तब से मनाते आए हैं, सकोला और दत्तात्रेय में, तो उसके लिए निमंत्रण देने गया था। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और भारत सरकार की एक देश एक कानून योजना को लागू करने का अनुरोध किया है। केंद्र की इस योजना के तहत किसी भी जगह का किसान अपनी फसल को देश में किसी भी जगह अपनी सहूलियत के हिसाब से बेच सकता है। रमन सिंह ने केंद्र के अध्यादेश का अनुपालन करने के संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से अनुरोध किया है कि किसानों के हित में लाई गई इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को भी देने के लिए इसका अनुपालन कराया जाए। भारत सरकार ने अन्नदाताओं के लिए एक विशेष योजना बना के एक देश एक कानून अन्नदाताओं के लिए बनाया। मैंने ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, भूपेश जी को, कि इसके अनुपालन में छत्तीसगढ़ में भी इसका तत्काल क्रियान्वयन करें ताकि किसान अपने फसल, अपने उत्पादन को
सही तरीके से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर बेच सकें, उन्हें सहूलियत हो। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की छत्तीसगढ़ के लिए वर्चुअल रैली में 3 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कम से कम 3 लोगों को लिंक भेजकर जोड़ने का टास्क दिया गया है। पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार 28 जून को होने वाली शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअल रैली में करीब 1500 कार्यकर्ता एक विशेष लिंक से जुड़ेंगे जो उन्हें सुन सकेंगे और बात भी कर सकेंगे। अन्य लोगों को ऐसी लिंक से जोड़ा जाएगा जिससे वो शिवराज सिंह चौहान के भाषण को केवल देखेंगे और सुनेंगे। प्रदेश भाजपा इसके लिए काफी समय से तैयारी कर रही है। कोरोना संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए बीजेपी वर्चुअल रैली का सहारा ले रही है। सभी हमारे मोर्चे को, प्रकोष्ठ को सबकी जवाबदारी में दिया गया है और सब ये भीड़ लग के आने वाले 4-5 दिन के अंदर जब भी हमारी वर्चुअल रैली होगी, ऐतिहासिक होगा कि जब छत्तीसगढ़ में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में गांव-गांव के कार्यकर्ता, करीब 1000 से ज़्यादा गांव के कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का आज ई लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट में रोजाना 500 टन कचरे का निष्पादन होगा। इससे राजधानी के कचरे की समस्या से निजात भी मिलेगी। मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और रायपुर नगर निगम के मेयर एजाज ढेबर भी मौजूद रहे। स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़े रायपुर को इस प्लांट के बाद अपनी स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी। इसके तहत डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जाएगा और उसे प्लांट के जरिए निष्पादित किया जाएगा। ये प्लांट रायपुर के सकरी में 67 एकड़ में बना हुआ है। प्लांट से निकलने वाले खाद को कंपनियों को बेचने के साथ ही बागवानी और कृषि के कार्य में भी लगाया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंध संयंत्र का आज प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा रहा है। 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली इस संयंत्र का लोकार्पण के पश्चात छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर उपसर्जित कचरे का 100% निपटान वैज्ञानिक रीति से किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमत के विरोध में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता कल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले कुछ महीने से केंद्र ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। केंद्र की सरकार को आम जनता और किसान के दर्द से मतलब नहीं है, बल्कि उन्हें अपना राजस्व बढ़ाने की चिंता है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर यह कहा गया है कि कांग्रेस केवल केंद्र का विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। भाजपा सांसद सुनील सोनी का कहना है कि देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। लोग विकास चाहते हैं और कोरोना वायरस और लॉकडाउन में केंद्र सरकार की लगातार सहायता कर रहे हैं और केंद्र की सरकार लगातार विकास भी कर रही है। देश के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। मोदी सरकार की इस नीति से यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार अब देश में लोगों से अपना तालमेल पूरी तरीके से खो चुकी है और संवेदनहीन हो गई है। कोरोना महामारी के तहत जो लोग ग्रसित है तो पैसा देने में कहीं भी लोगों को कोई अभी आज के समय में किसी को झिझक नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है हमारा पैसा जो है देश के विकास में लग रहा है, देश की जीडीपी से लेके सारा स्तर सुधर रहा है। जीरम मामले की एसआईटी जांच को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान के बाद अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे लेकर हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को जमकर घेरा।
पेंड्रा में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि झीरम हमले के बाद भी रमन सिंह सरकार में 7 साल तक रहे। पहले वो अपने मंत्रिमंडल में रहे लोगों का नार्को टेस्ट करवाए, जबकि कवासी लखमा तो शुरू से ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। वहीं जगदलपुर में कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही है। सरगुजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बीजेपी नेताओं के नक्सलियों से संबंध होने तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। बलरामपुर जिले में भी कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के तार नक्सलियों से जुड़े होने की बात कही। जो सरकार में बैठे थे डॉक्टर रमन सिंह और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनका पहले नार्को टेस्ट हो, उसके बाद तो कवासी लखमा ऐसे ही तैयार है। वो पहले भी सार्वजनिक बयान कर चुके हैं, अगर डॉक्टर रमन सिंह जी नार्को टेस्ट कराते हैं तो मैं भी तैयार हूँ, तो पहले भी कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नक्सलियों से लगातार संबंध रहा है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी झीरम घटना की जांच की बात जब सामने आती है तो बैकफुट पे चले जाती है। छत्तीसगढ़ के क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था को लेकर आज गरियाबंद और बलौदाबाजार जिले में प्रदर्शन हुए। गरियाबंद जिले के मैनपुरी इलाके के बिरी घाट के क्वारंटीन सेंटर में 40 मजदूरों को रखा गया है, जिन्होंने खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिलने पर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने सरपंच और अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलने से वो भूखे ही रह रहे हैं, साथ ही खाना बनाने के लिए लकड़ी भी कम दी जाती है। इधर बलौदाबाजार जिले के कसडोल स्थित गुरु घासीदास विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर में भी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल के मेन गेट में बैठकर कई घंटे तक मजदूर प्रदर्शन करते रहे। 22 दिनों से क्वारंटीन किए गए इन मजदूरों का आरोप है कि पिछले 4 दिन से उन्हें अनाज नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर कसडोल तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझाइश के बाद पूरा मामला शांत हुआ। हमारा 20-22 दिन हो गए यहाँ स्कूल महान, और 4-5 दिन हो गए 5 किलो आलू देरी से और खा दें तो सरपंच सचिव फोन करें तो कहा थे काका जगह जाबे तो जा बोर में हम नहात रहे हैं पम्मा, तभी हमारा जबरदस्ती ढकेल के नहावा थे। हमारे चेक हो गए, अगर हमला कोरोना हो गए हमारे तो चेक हो गए। अगला आदमी अभी नवा आए हैं, जेला 2 दिन हो है 4 दिन हो है, ओला कोरोना अगर है हमला कोरोना हो तो रिक्शा कौन ली। जानकारी मिली कि यहाँ पे हो रहा है तो एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया कि जाके देखो ऐसे करके, तो मैं तत्काल आया, तभी पता चला कि इन लोगों को परेशानी है कुछ ऐसे करके, तो आगे परेशानी की समस्या का समाधान कर दी गया। रिपोर्ट चेक होने के लिए गई है, शाम तक आ जाएगी तो शाम तक छोड़ देंगे इनको। सचिव को बुलाया हूँ, अभी उनको चावल वावल नहीं दिया होगा तो उसके ऊपर सचिव के ऊपर कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने प्रदेश सरकार को घेरा है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत लोगों की मदद के लिए लगी हुई है, लेकिन इस कठिन दौर में भी राज्य सरकार ने 1 रुपए की भी राशि ग्राम पंचायतों को जारी नहीं की है। साव ने कहा कि ऐसा ही हाल नगरीय निकाय क्षेत्रों का भी है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से योजना बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार को काम करना चाहिए था, वैसा काम प्रदेश में नहीं दिख रहा है, और यही वजह है कि 3 महीने बाद ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त की राशि का उपयोग अब करने दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त की जो राशि है उसको डाइवर्ट करके कुछ राशियां अभी ग्राम पंचायतों को देने की शुरुआत हुई है 3 महीने बाद। तो ये राज्य सरकार जिस मुस्तैदी के साथ, जिस योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए था, वैसा काम राज्य सरकार का नहीं दिखा है। छत्तीसगढ़ की खबरों के बीच आपको बड़ी खबर मध्य प्रदेश इंदौर से बता दें, जीतू सोनी के भाई को गिरफ्तार किया गया है। सूरत से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, कमलनाथ सरकार के दौरान माफिया जीतू पर कार्रवाई की गई थी और महेंद्र सोनी दिसंबर से ही फरार चल रहा था और 50,000 का इनाम भी रखा गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया से। रवि, जीतू सोनी के भाई को गिरफ्तार किया गया है।
बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार पुलिस बड़े भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में अभी फिलहाल ही चंपू अजमेरा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और एक बड़ी सफलता जो है क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है, जिसमें जो भूमाफिया जीतू सोनी है उनके जो बड़े भाई हैं उनको फिलहाल पुलिस ने सूरत से महेंद्र सोनी जो है उनको सूरत से गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी सफलता ये मानी जा सकती है क्राइम ब्रांच की, क्योंकि 50,000 रुपए का इनाम जो है जीतू सोनी और उनके जितने भी परिवार के लोग थे जो कि फरार चल रहे थे, महेंद्र सोनी और उनके एक और छोटे भाई जो फरार चल रहे थे, उन पर 50,000 का इनाम घोषित था। तो ऐसे में पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार किया है और एक ये मुहिम जो है आगे भी बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ सरकार के समय पे जो बड़ी एंटी भूमाफिया मुहिम चलाई गई थी। जी रवि, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से भी आपको बता दें, दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो प्रदर्शन किया गया था उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर केस दर्ज किया गया है। टीटी नगर थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, कहा जा रहा था दिग्विजय सिंह पर एफआईआर की मांग की जा रही थी और अब एफआईआर हो गई है। देखिए, बिल्कुल आज ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन किया था और भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री निवास तक साइकिल के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से विरोध प्रदर्शन जो किया गया था। पर लेकिन इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से भीड़ निकल कर आई थी और उसके बाद में सवाल उठने लगे थे कि क्या नेताओं को इतनी छूट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जाए, और खुद बीजेपी के कई नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग जो है इस पूरे प्रदर्शन के बाद में की थी। आज शाम को दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 188 के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए मामला दर्ज किया गया है। भोपाल के टीटी नगर थाने में उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, जिसमें न केवल दिग्विजय सिंह बल्कि प्रदर्शन में शामिल 150 जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ भी इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तरफ। तो दुर्ग रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल गोदाम के सामने सेंट्रल एक्साइज की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी में भरा माल जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के माल को जीएसटी चुकाए बिना ही बेचने के लिए बाहर भेजने की तैयारी थी। इस मालवाहक वाहन में सिगरेट के फिल्टर से संबंधित सामग्री थी, जिससे सेंट्रल एक्साइज की टीम ने जब्त कर लिया है। यह सामग्री निमेश अग्रवाल नाम के कारोबारी की थी, जिसका आरोप है कि पूरी कार्रवाई द्वेषपूर्वक की जा रही है। निमेश अग्रवाल का कहना है कि उसने जीएसटी और टैक्स से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों को दे दिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उनका कहना था कि मामले की जांच के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। उनका ये कहना है कि इसमें बिना बिल का माल है, जबकि हमने बिल जो है जीएसटी वालों को दे दिया है और उसमें कोई भी अवैध माल नहीं है, सब बिल का माल है। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए आपसी रंजिश में हमको परेशान करने के लिए सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।